गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हमारी अभी जो सेशन किसकी है, करंट अफेयर्स की सेशन है ये। तो इस सेशन में हम लोग देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, देखेंगे वन लाइनर फैक्ट्स, देखेंगे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसकी रिवीजन को भी करना है, एंड एट द एंड हम लोग MCQs को देखेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट इश्यूज पे, क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके सबसे फर्स्ट इशू जो है वो है, भारत स्वदेशी रूप से क्या कर रहा है, स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है LRSAM, इस रक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा है। ओके तो क्या है, भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। ओके स्वदेशी रूप से विकसित है। तो LRSAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए कि कितने दूरी तक ये कवर करता है, तो क्या होगा, यह मिसाइल जो है 400 किलोमीटर की दूरी तक ये दुश्मन के मिसाइल को या विमान को गिरा सकता है। 400 किलोमीटर तक की दूरी आप इमेज में, ये आप देख रहे हैं, ये इमेज में आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो कितनी होगी, 400 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस को। ओके इसकी दूरी 400 किलोमीटर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसकी लागत क्षमता कितनी आ रही है ना, इसकी लागत क्षमता करीब करीब कितनी है, 2.5 बिलियन डॉलर। ओके डॉलर, ये क्या है इसकी क्या है लागत, इसकी लागत क्षमता है अप्रॉक्स 2.5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा इसके एक एक्सप्लेनेशन और है कि इसमें तीन परतें हैं। इसे एक्चुअली बोला जा रहा है कि S-400 मिसाइल है जो रूस से खरीदा गया था, उससे इसकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। और जब से मतलब LRSM में आया है तो भारतीय नौसेना ने क्या किया है, जो उनकी LRSM थी उसको नाम चेंज करके क्या कर दिया है, MRSM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके तो खैर इसमें अगर हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, ये तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट मैंने बता दिया, लेकिन LRSM की बात करें तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 परतें हैं, 3 स्टेजेस हैं। दूसरी चीज़ 400 किलोमीटर इसकी दूरी, और थर्ड क्या है कि यह जिसकी लागत क्षमता करीब करीब 2.5 बिलियन डॉलर है। ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद टाइफून डॉक्सरू चीन की ओर बढ़ा है। ठीक है, यानी पहले फिलीपींस में आ गया, उसके बाद अब ये कहाँ गया है, तो ये चीन की ओर बढ़ गया है। टाइफून डॉक्सरी को फिलीपींस में किस नाम से जाना गया, टाइफून डॉक्सरी को फिलीपींस में सुपर टाइफून ईगे के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है, यह 2023 प्रशांत जो टाइफून सीजन था। ओके प्रशांत जो टाइफून सीजन रहा उसका ये तीसरा तूफान है। एक्चुअली हुआ क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस तूफान जो फिलीपींस से आया है इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, आप यहाँ पर एक मिंडानाओ देख रहे हैं। ओके ये इमेज में आपको दिख रहा है मिंडानाओ, इमेज में क्या है मिंडानाओ, तो इसी के इसकी तट, ओके इस मिंडानाओ के तट से काफ़ी दूर हुई थी इसकी शुरुआत, इसी तट से काफ़ी दूर हुई थी। मतलब कहने का ये ध्यान रखिएगा, मिंडानाओ एक्चुअली क्या है, ये फिलीपींस का मिंडानाओ जो है ये फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ओके ये फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिंडानाओ, और इसी की तट से कुछ दूरी पे या काफ़ी दूरी पे आप कह सकते हैं कि वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। किसकी, इस टाइफून की। ओके इस टाइफून की। फिर उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्सरू दिया गया है। डॉक्सरू यह नाम दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया, और कोरियाई में इसका अर्थ क्या होता है, ईगल। यानी इसका नामकरण किसने किया, डॉक्सरू किसने दिया, दक्षिण कोरिया ने दिया, दक्षिण कोरिया ने, और इसका अर्थ क्या होता है, ईगल होता है। क्लियर। इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जैसे मिंडानाओ को याद रखिएगा। ठीक है मिंडानाओ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आपकी ज्योग्राफी में क्या करे, कुछ सेक्शन में एक तरफ मैच ए दूसरी तरफ मैच बी, इधर कुछ आइलैंड होगा इधर कुछ आइलैंड होगा और मैच करने के लिए दे दे। ओके तो ये हो सकता है कि आपके उसमें अगर दे दे तो मैच में, अब मिंडानाओ वगैरह ध्यान रखिएगा कि फिलीपींस का ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ओके चलिए इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम एडिशनल फैक्ट्स पे हम लोग देख लेते हैं। एडिशनल फैक्ट्स इसमें हम लोग देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो आया था बीपर जॉय। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर दूं शायद, बीपर जॉय मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ओके एडिशनल फैक्ट है, कलर चेंज करके यहाँ लिख दे रही हूँ, बीपर जॉय। इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, नामकरण बांग्लादेश ने किया था। यह नामकरण किसके द्वारा किया गया था, बांग्लादेश। ओके और इस
बांग्लादेश द्वारा। इसका अर्थ क्या था? इस बी पर जो आएगा, अगर बोला जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या था बांग्ला भाषा में? बांग्लादेश द्वारा नामकरण किया गया, बांग्ला भाषा में इसका अर्थ क्या था? आपदा। आपदा, ओके, आपदा इसका अर्थ था। और इसने अफेक्टेड अगर बोला जाए तो किसको प्रभावित किया था? प्रभावित किसको किया था? यहाँ पे आपदा भी लिख दे रही हूँ और यह अरब सागर में आया था, ये भी लिख दे रही हूँ, ठीक है, अरब सागर। और इसने इफेक्ट किसको किया? अगर यह अरब सागर में आएगा तो इफेक्ट किसको करेगा? अरब सागर में आएगा तो इफेक्ट किसको करेगा? जाहिर सी बात है, किसको करेगा? महाराष्ट्र, गुजरात। और गुजरात में लेकिन इसने ज्यादा नुकसान किया था, ओके, गुजरात में इससे ज्यादा नुकसान हुआ था, ध्यान रखिएगा। बी पर जो है हम लोगों ने कौन सा देख लिया? टाइफून डोक्सरी जो चीन की ओर बढ़ा है, ओके। इस डॉक्सरी का नामकरण दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया, जिसका मीनिंग होता है ईगल। दूसरा है हम लोगों ने बी पर जॉय, एक एडिशनल फैक्ट जिसे हमने देखा। इसके अलावा ये तो बी पर जॉय हो गया, इसके अलावा एक और ध्यान रख लीजिए, यास। यास, ओके, मैं यास को यहाँ लिख दे रही हूँ, ओके, यास। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, यास, यास, ओके, यास। अब इसका नामकरण किसने किया? नामकरण किसके द्वारा किया गया? यास का नामकरण ओमान के द्वारा, ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया। उत्पत्ति इसकी कहाँ हुई थी? ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। अगर अब सोचो कि अगर ये बंगाल की खाड़ी में आएगा तो किस तरफ के एरिया में ज़्यादा नुकसान होगा? ओके, अगर ये बंगाल की खाड़ी में आएगा तो किस एरिया में ज़्यादा नुकसान करेगा? जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ओके, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को ये नुकसान करेगा। आप उड़ीसा का हालांकि चेंज हो गया, उड़ीसा पहले लिखा जाता था, अब आप इसे उड़ीसा कर दें, ठीक है, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल, ओके। किसको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा? उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल को। क्लियर? तो इस तरह से एक दो जो आपके बोल सकते हैं जो यहाँ पे भी चक्रवात वगैरह या तूफान जो आए हुए हैं, ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है? लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। कहाँ पर? लद्दाख के कारगिल में। ये केवल हेडलाइन यहाँ पे ध्यान रखिए, ओके, ये केवल आप यहाँ पर हेडलाइन को ध्यान रख लें। कहाँ खोला गया है? लद्दाख के कारगिल में। ये हेडलाइन केवल ध्यान रखें, लद्दाख के कारगिल, कारगिल क्षेत्र जहाँ पर 26 जुलाई को क्या मनाया गया था? कारगिल दिवस ये मनाया गया था, है ना। कारगिल दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? यह कारगिल दिवस 26 जुलाई, ओके, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, जो कि 60 से अधिक दिनों तक ये कारगिल युद्ध चला भी था। कब? 99 में, ओके। तो पहला, तो उसी कारगिल में ही पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है जो कि 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करेगा, 24 आवर्स, ओके। महिलाओं के लिए, तो महिलाओं की से जुड़ी जितने भी मुद्दे रहेंगे उसकी प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पर। तो खैर, ये हो गया आपका महिला पुलिस स्टेशन खोला गया। इसके अलावा लद्दाख को लेकर के एक एडिशनल फैक्ट जो है, एक एडिशनल फैक्ट ध्यान रखिए लद्दाख को लेकर के, कि यहाँ पर एक उत्सव मनाया गया था, हेमिस मठ उत्सव, ओके, हेमिस मठ उत्सव, ओके, हेमिस मठ उत्सव, या इसे बोला जाता है, या इसे एक और नाम दिया गया है, हेमिस तसेसु, तसेसु, ओके, तसेसु, हेमिस तसेसु या हेमिस मठ। कोई भी अगर आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड दे तो दोनों सही है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट मुद्दा क्या है देख लेते हैं। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी के द्वारा 1.25 लाख पीएम किसान समृद्ध केंद्र, ओके। सबसे पहले क्या है? पीएम किसान समृद्ध केंद्र, पीएम किसान समृद्ध केंद्र, पीएम किसान समृद्ध केंद्र यानी पीएम किसान समृद्ध केंद्र, KSK, पीएम KSK, पीएम KSK, ओके। चलिए, पीएम किसान समृद्ध केंद्र क्या किया गया है? राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कितने लाख है? 1.25 लाख। कहाँ पर? राजस्थान के सीकर में, राजस्थान के सीकर में।
एक्चुअली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राजस्थान का दौरा किया था, ठीक है, राजस्थान का इनका दौरा था। तो राजस्थान के दौरे में जो इनकी मेन मेन पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 1.25, ओके, क्या है ये 1.25, चलिए ये 1 ये मेन पॉइंट्स जो इन्होंने जो वहाँ किया था, इनका जो डिक्लेरेशन था 1.25 लाख प्रधानमंत्री कृषि समृद्ध केंद्र क्या किया, राष्ट्र को समर्पण किया। इसके अलावा यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया का शुभारंभ किया गया। थर्ड था डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC पर 1600 से अधिक FPOs की ऑन बोर्डिंग की गई है। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 14th इंस्टॉलमेंट थे, है ना, जो 14th किस्त थी उसको भी उन्होंने दिया है। ओके, कौन से किस्त को, 14th ये किस्त का जो नंबर है उसको भी ध्यान रखिएगा, 14th किस्त था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। चलिए तो हम लोग अब इस पर थोड़ा डिटेल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो PMKSK, ओके, PMKSK किसानों को कृषि संबंधी इनपुट यानी क्या हो जाएगा, उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरक के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेंगे। यानी परीक्षण का मतलब क्या होगा, उसकी टेस्टिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। किसके तहत, प्रधानमंत्री जो किसान आपका एक समृद्धि केंद्र जो खोला गया है वहां पर ये सारी सुविधाएं यानी परीक्षण की सुविधाएं होंगी, टेस्टिंग की जाएगी, बीज की, उपकरण की, मिट्टी की। इसके अलावा वहां पर जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं किसानों से संबंधित उसकी भी जानकारी उनको दी जाएगी। और PM मोदी ने ऐसे कितने किए हैं, 1.25 लाख जो है जिसको राष्ट्र को समर्पित किया है। कहां पर, राजस्थान के सीकर में। ओके, चलिए इसके अलावा और क्या है देख लेते हैं। यूरिया गोल्ड, हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या था, यूरिया गोल्ड था। तो यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया गया जो सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है। यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया गोल्ड क्या है, यह सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करेगी। क्या करेगी, सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करेगी। क्लियर। इसके अलावा हम लोगों के पास एक थर्ड पॉइंट और था, है ना, एक थर्ड पॉइंट और था कि PM उन्होंने क्या किया है, करीब जो FPOs वाला थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट आपके पास थर्ड पॉइंट हम लोगों के पास क्या था, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC पर 1600 से अधिक FPOs की ऑनबोर्डिंग होगी। 1600 हो या 1500 हो, कुछ ऐसा इनका एक है। ओके, 1600 या 1500 करीब इनकी। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट एक्चुअली PM मोदी जी क्या की है, लगभग 1600, ओके, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ थर्ड पॉइंट के बारे में क्योंकि दो पॉइंट जो वहाँ दिए गए थे इमेज में उसकी हो गई कि यूरिया आपका गोल्ड क्या है, तो सल्फर लेपित यूरिया होगी जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि PM मोदी जी क्या किए हैं, 1600 जो किसान उत्पादक, ओके, किसान उत्पादक संगठन, 1600 जो किसान उत्पादक आपके संगठनों को क्या किया है, उन्हें ONDC संगठनों को, यानी आप इसको लिख सकते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या हो जाएगा, FPO, ओके, FPO हो गया। इनको क्या किया है, इनको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, चलिए मैं यहां लिख दे रही हूं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओपन नेटवर्क ONDC में शामिल करने की शुरुआत की है। ओके, शामिल करने की शुरुआत। ओके,
शामिल करने की शुरुआत की है। क्या किया गया है, करीब 1600 जो किसान उत्पादक जो संगठन जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उन सभी किसानों को मिला करके इन्होंने क्या किया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए, डिजिटल कॉमर्स करेगी उसके ONDC में शामिल करने की शुरुआत कर दी है। किसानों को क्या किया जाएगा, उनके जो उत्पादन होगा उसको क्या करेंगे ये लोग, डिजिटल कॉमर्स रूप से एक कह सकते हैं कि उनके जो उत्पादन जो उनकी जो उत्पादित जो सामग्री होती है उसके लिए मार्केट को किस तरह से तैयार करना, डिजिटली रूप से। ओके, उस मार्केट को तैयार करने के लिए ये शुरुआत की गई है। तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो FPO है, ओके, FPO को अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि FPO आखिर है क्या, ये FPO, ओके, ये FPO, ओके, FPO को देख लेते हैं FPO क्या है। तो FPO जो है इसकी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, FPO इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2020 में, ओके, 2020 में, और ये 5 साल के लिए इसको किया गया था कि 5 इयर्स के लिए, ओके, फरवरी 2020 में इसका स्टार्ट हुआ था, 5 इयर्स के लिए किया गया था कि 10,000 नए FPO स्थापित किए जाएंगे। कितने, 10,000 जो है नए FPO स्थापित किए जाएंगे। ओके, ऐसा प्लान किया गया था कब, फरवरी 2020 में। ये जो FPO आप देख रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर जो आपका संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, तो इसको बोला गया कि इतने 10,000 नए FPO स्थापित किए जाएंगे। और इसकी लागत भी कितनी रखी गई थी, इसकी लागत कितनी थी, 6865 करोड़ इसकी लागत कितनी थी, या बजट बोल सकते हैं। ओके, इसकी बजट कितनी थी, 6865 करोड़, 6865 करोड़, ओके, 6865 करोड़ की ये बजट थी। कब, फरवरी 2002 में 2020 में इसको आरंभ किया गया था FPO को। क्लियर, अब FPO समझ में आ गया कि FPO क्या है। और डायरेक्ट बस एक ध्यान रखिएगा कि ओपन नेटवर्क तो हो गया, डिजिटल कॉमर्स को याद रखिएगा, डिजिटल कॉमर्स में शामिल करने की शुरुआत की गई है। किसान के क्या है, किसान उत्पादक संगठनों को जो लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो 5 इयर्स में यानी 2020 में खोला गया था, तो 2025 तक का टारगेट कितना था, 10,000 नए FPO स्थापित करने का, और बजट कितना था, 6865 करोड़ का। ओके, अब चलिए हम लोग आते हैं PM किसान योजना। PM किसान योजना, PM किसान योजना में क्या किया गया है, इसे 24 फरवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कब किया गया था, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा इसकी कब की गई थी, 2019 के अंतरिम बजट के दौरान की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2019 के अंतरिम बजट के दौरान, और इसको लॉन्च कब किया गया है, 24 फरवरी 2019 को। क्लियर, इसका कहां से किया गया था, गोरखपुर से किया गया था। ओके, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है इसे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। PM किसान योजना पात्र किसान परिवारों को हर साल कितना देता है, 6,000 वित्तीय लाभ प्रदान करती है, जो कि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दे होता है। किसमें, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में। ओके, इसके अलावा इस बार अभी जो आपने देखा क्या है, 14th इंस्टॉलमेंट जो दिया गया है, PM मोदी जी क्या किए हैं, इसके तहत PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत PM किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत कौन से इंस्टॉलमेंट है, ये 14th इंस्टॉलमेंट है ना, 14th इंस्टॉलमेंट। इसके तहत कितना करोड़ रुपए दिया गया है, इसके तहत कितना करोड़ रुपए दिया गया है, 17,000 करोड़। इसके तहत कितना दिया गया है, 17,000। ओके, 17,000 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, 17,000 किसमें, अभी, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ बताए थे, इससे रिगार्डिंग ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ओके, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, मुख्य बिंदु जो है यहाँ पर है, मेन पॉइंट्स, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 14th जो किस्त है, 14th किस्त में यहाँ पर 17,000 करोड़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 17,000 करोड़,
क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 2-4 पॉइंट्स आप और इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं जो कि आपके एडिशनल फैक्ट्स में आएगा। राजस्थान में 2-3 पॉइंट्स आप और कर सकते हैं जो कि एडिशनल फैक्ट्स में है। जैसे यहाँ पर मैंने, यहाँ आप लिख लें इसको, सरकारी, ओके, कॉलेज शिक्षकों को सरकारी कॉलेज शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण, ओके, प्रशिक्षण, यानी जो देश विदेश के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, चाहे वो NIRF रैंकिंग के तहत हो या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के तहत हो, उसमें भी अगर 1 से 100 तक के बीच में जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है आप वहाँ पे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी 1 से लेकर के 100 के बीच में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इतनी सुविधा दी गई है किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान कॉलेज शिक्षकों को। ये ओके, ये हो गया। इसके अलावा राजस्थान की और क्या है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश, ओके, देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, देश का पहला राज्य। देश का पहला राज्य है। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इश्यूज क्या है देख लेते हैं। बीजेपी की एस, क्या नाम दिया गया है बीजेपी की? कौन है वो? एस फांगनोन, ओके, एस फांगनोन को कोन्याक, एस फांगनोन कोन्याक, इतना ध्यान रखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद। नाम क्या है? एस फांगनोन कोन्याक, जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली यह पहली क्या है? नागालैंड की पहली महिला सांसद है, पहली महिला सांसद है। केवल इतना ही ध्यान रखना, इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरा धरोहर, तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि इसको किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह, ओके, इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव इसके हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल को शुरू किया है। तो इसको शुरू किसने किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा आरंभ किया गया है। मेरा गांव यानी एम, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा गांव MGMD, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? मेरा गांव मेरा धरोहर, MGMD। क्लियर, मेरा गांव मेरा धरोहर। इस परियोजना को क्या किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय, मंत्रालय कौन सी है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत शुरू की गई है। इसमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? अमित शाह, किसके द्वारा? अमित शाह। सेकंड पॉइंट संस्कृति मंत्रालय। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्या जुड़ा हुआ इसके साथ देख लेते हैं। और MGMD परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? 28 राज्य, ओके, इसका उद्देश्य क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के कितने 6.5 लाख गांवों को क्या करेगा? वर्चुअल मंच पर सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। वर्चुअली क्या करेगा? सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य इसका क्या है? MGMD परियोजना यानी मेरा गांव मेरा धरोहर। अगर ये गांव से रिलेटेड है तो गांव से ही गांव को ही जोड़ेगा। तो कितना है? 6.5 लाख, यानी भारत में कितने भारत के 6.5 लाख गांवों को ये वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जेम्स एस्कियाको आईपीसीसी के नए अध्यक्ष, किनको बनाया गया है? जेम्स एस्कियाको। जेम्स एस्कियाको आईपीसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहले तो हेडलाइन ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, चलिए आईपीसीसी यानी क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल होती है, यूनाइटेड किंगडम के, कहाँ के हैं? जेम्स एस्किया है कहाँ के? तो ये जेम्स एस्किया जो है यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फॉर्ग्यूसन यानी जिम एस्कियाको केनिया के नैरोबी में, कहाँ पर हुआ है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कहाँ पर हुआ है ये पैनल का, कहाँ की गई है? तो केनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अध्यक्ष किसको चुना गया है? जेम्स एस्कियाको। ये है कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के है, ओके, यूके के है, यूके के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं आईपीसीसी को, देख लेते हैं क्या होता है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने 1988 में आईपीसीसी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना कब की थी? 1988 में। और किन लोगों ने क्या किया था? किसके द्वारा किया गया है? UNEP प्लस WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा और क्या इसमें जुड़ा मुद्दा देख लेते हैं। यह सरकारों को जलवायु परिवर्तन की स्थिति के बारे में सूचित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। अश्वमेध देवी को बिहार सरकार ने क्या किया है? राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अश्वमेध देवी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये बीपीएससी के लिए, कमिंग बीपीएससी जो होने वाली है ना। अश्वमेध देवी को बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, कहाँ की है ये? कहाँ की है? समस्तीपुर। बिहार में एक जिला कौन सा है? समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से। जदयू की पूर्व सांसद, जदयू की पूर्व सांसद हैं यह नियुक्ति अधिकतम कितने साल के लिए की गई है? 3 इयर्स के लिए। नियुक्ति अधिकतम 3 साल के लिए की गई है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार राज्य महिला आयोग 93 में गठित एक वैधानिक निकाय है। कब? 93 में गठित एक क्या है? वैधानिक निकाय है। स्थापना बिहार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी। क्लियर? बिहार सरकार ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में आयोग की स्थापना की थी। ओके, 93 में इसे एक वैधानिक निकाय कहा गया। कब? 93 में इसका गठित किया गया है। जितने पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला मत्स्य पालन। भारत का क्या है? पहला मत्स्य पालन। अटल उष्मायन केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में स्थापित हो गया। ओके, नीति आयोग किसके द्वारा किया गया है? यह नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और ये क्या है? भारत का पहला है, भारत का पहला है जो नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। और इसकी बात की जाए, इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी क्या है? इसकी उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ओके, उपाध्यक्ष। चलिए, तो मत्स्य पालन, नीति आयोग ने क्या किया? मत्स्य पालन में भारत का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत का क्या है? पहला अटल इनक्यूबेशन सेंटर यानी AIC, ओके, AIC स्थापित करने के लिए केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कुफोस को कितना दिया है? 10 करोड़ दिए हैं। किसने दिया है? नीति आयोग ने दिया है। कितना दिया है? 10 करोड़ दिया है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेटर। तो खैर इसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कुफोस को 10 करोड़ दिए गए हैं। ओके, ये भारत का पहला है, मत्स्य पालन में भारत का पहला। ओके, चलिए इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं
यह मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके अलावा भी क्या किया गया था। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री, ओके, केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, ओके, पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने क्या किया था, एक पोर्टल को लॉन्च किया था, ओके, रिपोर्ट फिश। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, इनके द्वारा क्या किया गया, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप, इसको लॉन्च किया गया था अभी कुछ दिन पहले। ये भी किससे है, आपके मत्स्य से संबंधित है। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप ये क्या करेगा, जो मछली पालन जो किसान हैं, जो मछली का उत्पादन करते जो किसान हैं, उनको क्या करेगा, किसी भी प्रकार की जो सपोज कोई बीमारी होने वाली उससे अवगत कराएगा, या कोई बीमारी हो चुकी है तो उसके बारे में बताएगा, जागरूक करेगा। तो ये क्या है, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप। या कोई बीमारी अगर मछलियों में है तो ये किसान क्या करेंगे, इस ऐप के थ्रू जानकारी प्रदान करेंगे। ओके, तो रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी के द्वारा। अब बात आती है, जब मत्स्य को हम लोगों को देखा है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मत्स्य उत्पादन में, ओके, या मछली उत्पादन, ज्यादा बेटर मछली उत्पादन, ठीक है, मछली उत्पादन लिख ले। मछली उत्पादन में अगर ग्लोबली देखा जाए तो वैश्विक लेवल पे चीन जो है प्रथम स्थान पर है, भारत आपका सेकंड पोजीशन पर है। ओके, और अगर भारत में राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बात आती है जो आपकी BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वह है बिहार को लेकर के। क्लियर, बिहार को लेकर के थोड़ा सा देख ले कि बिहार में कहाँ पर है। बिहार में सबसे अधिक जो है, बिहार में मछली उत्पादन बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, बिहार में मधुबनी, ओके, सर्वाधिक उत्पादन। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो जहानाबाद, ओके, सबसे कम या न्यूनतम उत्पादन। ठीक है, सर्वाधिक मधुबनी, और उससे भी कम कहाँ हो जाता है ये। और अगर इसमें भी अगर आप एक चीज और देखना चाहेंगे तो मछली उत्पादन में जो बिहार है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ लिख लीजिए कि मछली उत्पादन में बिहार क्या हो गया है, आत्मनिर्भर। ये क्या हो गया है, आत्मनिर्भर। तो ये बहुत बड़ी एक क्या बोल सकते हैं, BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आत्मनिर्भर किसमें, मछली उत्पादन में। मछली उत्पादन में बिहार जो है यह आत्मनिर्भर हो चुका है, बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है। करीब 8.46 लाख, ओके, 8.46 लाख जो है इतना टन उत्पादन किया गया था। करीब कितना, 8.46 लाख। इसको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको लिख लें। ओके, इसको लिख लें कि मछली उत्पादन में क्या हो गया है, बिहार जो है आत्मनिर्भर बन गया। और ये सप्लाई किधर करता है, इसकी सप्लाई जो होती है ये पश्चिम बंगाल में करता है, क्योंकि नियरेस्ट पड़ता है, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके अलावा नेपाल, ठीक है, इसके अलावा नेपाल में करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं हम लोग रिवीजन के ऊपर। ओके, लोकसभा ने जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। लोकसभा ने क्या किया है, जैव विविधता संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है कि जैव विविधता संशोधन विधेयक, ओके, यह विधेयक को पेश कब किया गया था लोकसभा में, लोकसभा में पेश कब किया गया था, लोकसभा में कब पेश किया गया था, 16 दिसंबर 2021 में। ओके, इसको पेश कब किया गया, 2021 में। और यह जो जैव विविधता अधिनियम की अगर बात की जाए, ये अधिनियम कब की थी, जैव विविधता अधिनियम की अगर बात की जाए तो कब की थी, यह 2002। ओके, 2002
टू। अधिनियम कौन सा है? 2002। और ये विधेयक कौन सा है? संशोधन विधेयक कौन सा है? ये जो लोकसभा में पेश किया गया था 2021 में इसको पेश किया गया। इस बिल को कब पेश किया गया? 2021 में। ओके, यह विधेयक कौन सा है? 2021। ये दो सवाल यहाँ पर बनते हैं। ओके, जैव विविधता को लेकर के। चलिए, IMF ने भारत की वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ाया है? कितना किया है इसने? IMF ने, IM यानी चलिए, भारत के वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.1%। क्लियर? पीएम मोदी जी ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम एग्जीबिशन कम कन्वेंशन। ओके, कन्वेंशन। ओके, कन्वेंशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन यानी IECC परिसर क्या किया? राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्र को समर्पित किया है। अब दूसरी चीज, अब इस कन्वेंशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कन्वेंशन को लेकर के कि इसकी जो क्षमता है यानी लोगों की जो बैठने की क्षमता की गई है वो कितनी है? इसकी बैठने की जो क्षमता है करीब कितनी है? 7,000 लोगों की है। ठीक है, 7,000 लोगों की। ओके, और इसके बारे में बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्या क्या ओपेरा हाउस, बहुत चर्चित है, आप लोगों ने सुना होगा ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस से भी इसकी क्षमता क्या हो गई है? अधिक हो गई है। ओपेरा हाउस से भी क्षमता अधिक। क्लियर? चलिए, अब बात आती है सबर बैंक की। सबर बैंक बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रहा है। सबर बैंक क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि ये वर्तमान समय में रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता है। ठीक है, रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता हो गया, रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता। और दिल्ली में भी इसका एक 2010 में दिल्ली में भी इसका एक ब्रांच खुला हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी एक ब्रांच खोली गई है। नई दिल्ली में कब? 2010 में नई दिल्ली में एक शाखा। क्लियर? सबर बैंक को लेकर के। चलिए, ये रिवीजन है, केवल प्रीवियस क्लास के रिवीजन है। नेक्स्ट आते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो दिया गया उसके अनुसार 2021 में एमपी अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य है। और ये केवल 2021 में ही नहीं है, 2020 में भी यही कंडीशन थी। 2020 में भी अगर देखा जाए तो एमपी क्या है? एससी के खिलाफ जो सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य है। 2020 में भी इसकी यही कंडीशन थी। 2019 में जो है ये आपका एमपी 2019 में ये सेकंड पोजीशन पे था और राजस्थान क्या था? फर्स्ट पोजीशन पर था। ये ध्यान रखना है, राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर था। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि एसटी के मामले में सबसे अधिक, अगर एसटी की बात की जाए कि एसटी के मामले में सबसे अधिक तो केरल, एसटी के मामले में सबसे अधिक केरल। 3 सालों में 2019 से लेकर के 21 तक केरल में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सेकंड पोजीशन पर कौन है? राजस्थान है। सेकंड पोजीशन में केरल फर्स्ट है एंड सेकंड पोजीशन पर राजस्थान है। राजस्थान आपका सेकंड पोजीशन पर है। ओके, सेकंड पोजीशन पर है, इसको ध्यान रखना है। एसटी के मामले में सबसे कम अगर बात रिपोर्ट जो दर्ज की गई है कहाँ की गई है? असम में की गई है। सबसे कम असम में हुई है। क्लियर? वांग यी को चीन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वांग यी को। चौथी ECSWG और पर्यावरण जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में। ओके, चौथी ECWG यानी G20 के तहत। क्लियर? संसद ने संविधान ST आदेश विधेयक को पारित किया गया है। तो इसके तहत क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ की कुछ एसटी जो बोल सकते हैं उनको मांग की गई थी कि उसमें क्या किया जाए, उनके लिए एक संशोधन विधेयक लाया जाए, उनको एसटी की जो सूची है उसमें शामिल किया जाए। तो किसके तहत है ये? छत्तीसगढ़ के लिए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए है। ओके, छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
सरकार अगस्त में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देशव्यापी जो है कार्यक्रम आयोजित करेगी। राजस्थान में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया, जिसके तहत जो मृत शरीर का सम्मान विधेयक का मतलब क्या होता है कि आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कहीं होता है ना कि शव के साथ सड़कों पे लोग खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, यानी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किए बिना उनकी मांग होती है कि हमारी ये मांग को पूरा करो, नहीं तो शव को लेकर के ऑन द रोड या कहीं जो है आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं, ये गलत है। इसके लिए उन्होंने विधेयक पारित किया है कि अगर अब ऐसा होता है तो क्या किया जाएगा, जुर्माना है 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा। कैनबिस क्या है, वन काइंड ऑफ भांग जो होता है ना, नशीला, उसको बोलते हैं। इसको यूज क्या किया जाता है, इसकी यूज होती है कैनबिस जो मेडिसिन बनाएगा, इसका यूज है औषधि के लिए इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। और औषधि में कैसे न्यूरोपैथी का इलाज करेगा, या आपकी कोई गठिया टाइप रोग हो गई उसकी इलाज होगी। ओके, मेनली है कि ये कैनबिस जो मेडिसिन परियोजना है औषधि के क्षेत्र से रिलेटेड है, और कैनबिस का मतलब होता है ये भांग से जुड़ा है, भांग होता है, वन काइंड ऑफ भांगी मान के चलिए। और इस जम्मू जो है भारत की पहली कैनबिस, इस पे एक्चुअली सरकार बैंड लगा रखी थी, लेकिन जिसे अब क्या किया गया है कि मेडिसिन उद्देश्य, औषधि के उद्देश्य से सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया, गुजरात। किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है, राजस्थान। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी है, उड़ीसा। किस राज्य मंत्री ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया है, अनुराग ठाकुर। उड़ीसा के कौन 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य की दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, नवीन पटनायक। ओके, चलिए। अमेरिका ने किस देश को $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा तो यूक्रेन को दे रहा है। ओके, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए, विराट कोहली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, अगरतला। ओके, कहाँ एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा, मालदीव में। ओके, कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। कहाँ के राष्ट्रपति भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है, ग्रामीण आवास न्याय योजना। क्लियर। अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पे, देख लेते हैं क्या क्या है। 24 जुलाई को बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है तो क्या हो जाएगा, अश्वमेध देवी को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को संस्थानों से परे ले जाना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, जयपुर, कानपुर, नई दिल्ली, रायपुर। तो ये आपके नई दिल्ली में किया गया है। पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र, ओके, पहला मत्स्य भारत का, इसको यहाँ ये होना चाहिए भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ हो रहा है ये, समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान कोलकाता नहीं होगा, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशनरीज एंड ओशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर क्या है पहल को शुरू किया है, तो किसने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24-25 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई। तो पूछा गया है कि उसका ये कौन सा क्रम था, तो इसकी क्रम थी 8वीं क्रम थी। ओके, यह कौन सी क्रम है, यह 8वीं क्रम है, 8वीं क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डेवर रॉबर्ट्स, थेल्मा क्रूग, अजय बंगा, जेम्स एस्किया। और ये कहाँ के हैं, यूके के जेम्स एस्किया। अजय बंगा को क्या किया गया है, अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का।
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है। यह जन्म प्रमाण के लिए आधार संख्या के उपयोग को अनिवार्य करेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस बिल के अनुसार राज्यों को केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, सी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली की रेंज क्या होगी, 400 किलोमीटर है, रेंज कितनी होगी, 400 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने ISSF जूनियर, क्या दिया गया है, ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसने पूछा है कि शीर्ष स्थान पूछा है, तो राइट आंसर चीन हो जाएगा। चीन जो है इस पदक तालिका में कितना है, शीर्ष स्थान पर है। इसने टोटल 28 पदक जीते हैं, टोटल इसने 28, जिसमें इसने जो गोल्ड है वो 12 गोल्ड है, 9 इसके सिल्वर है, तो कितने हो गए, 9 सिल्वर हो गए और 7 इसके ब्रॉन्ज हो गए। ओके, और भारत जो है इस पे सेकंड पोजीशन पर है। भारत के पास कितने मेडल आए हैं, टोटल 17 पदक आए हैं भारत के पास। ओके, टोटल 17। तो इसमें अगर देखा जाए तो कितने गोल्ड हैं, 6 गोल्ड है, 6 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज है, 5 ब्रॉन्ज हो गए। ठीक है, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज हो गए। क्लियर। तो भारत की जो क्या है इसमें, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इस ISSF जूनियर शूटिंग का विश्व का आयोजन कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया। आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने करीब जितने भी अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हो सकते थे, ये तो मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं दूं, चाहे मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ ताकि प्रीवियस की चीज़ें जो है वो याद रहे। ठीक है, और आज थोड़ा सा मैंने रिवीजन को थोड़ा डिटेल बताया है। तो नेक्स्ट क्लास से क्या होगी, रिवीजन को मैं केवल एक 1 लाइनर फॉर्म में बताते चलूँगी। ओके, बाकी डिटेल तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।